अर्जुन की मौत को 1 महीना बीत चुका था। केरल के उस छोटे से गांव पालेयूर की हवाओं में अब चमेली की खुशबू नहीं, बल्कि सड़े हुए मांस और सूखे पत्तों की गंध बसी रहती थी। अर्जुन का शरीर जिस हालत में मिला था, पूरी तरह सफेद, खून की एक बूंद के बिना, उसने गांव के बहादुर से बहादुर आदमी की रूह कपा दी थी। पुलिस ने मामले को अज्ञात जंगली जानवर का हमला बताकर फाइल बंद कर दी थी, लेकिन नायर अंकल जानते थे कि ये किसी जानवर का काम नहीं था। वो हर रात अपनी खिड़की से उस पाना ताड़ के पेड़ को देखते, जो अब पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा और काला नजर आता था। ऐसा लगता था जैसे वो पेड़ गांव को निगलने के लिए धीरे धीरे झुक रहा हो। गांव में अब सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता। लोग शाम 7 बजे के बाद घरों से निकलना बंद कर चुके थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अर्जुन का छोटा भाई आदित्य, जो बेंगलुरु में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, परावैज्ञानिक शोध करता था, गांव पहुंचा। वो अपने भाई की मौत का सच जानने और उसका बदला लेने के लिए दृढ़ था। आदित्य अपने साथ आधुनिक उपकरण लाया था, थर्मल कैमरे, ईएमएफ डिटेक्टर्स और रिकॉर्डर। जब वो नायर अंकल से मिला तो उन्होंने उसे वही चेतावनी दी जो उन्होंने अर्जुन को दी थी। बेटा, वापस लौट जाओ। वो कोई आत्मा नहीं है जिसे तुम मशीनों से पकड़ लोगे। वो यक्षी है। वो वासना, प्यास और सदियों पुराने श्राप का मिश्रण है। आदित्य ने अपने कैमरे बैग में रखते हुए शांत स्वर में कहा, अंकल, ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही नष्ट, बस बदला जा सकता है। अगर वो मौजूद है तो वो एक ऊर्जा है, और हर ऊर्जा का एक कमजोर बिंदु होता है। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। उस रात आदित्य ने अर्जुन की उसी पुरानी कॉटेज में ठहरने का फैसला किया। रात के 11 बजे थे। कॉटेज के बाहर सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक आदित्य के ईएमएफ मीटर की सुई पागलों की तरह नाचने लगी। तापमान 25 डिग्री से गिरकर सीधा 10 डिग्री पर आ गया। बाहर से एक पायल की झनकार सुनाई दी, छन 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 छन। आदित्य ने अपना नाइट विजन कैमरा उठाया और खिड़की से बाहर देखा। कोहरे के बीच एक आकृति खड़ी थी। वो लीला थी, वही रूप जिसे पहनकर यक्षी ने अर्जुन को छला था। वो सफेद रेशमी मुंडू, केरल की पारंपरिक पोशाक में लिपटी थी। बाल कमर तक खुले थे और उसके हाथों में ताजे चमेली के फूलों की माला थी। आदित्य का दिल जोर से धड़का, लेकिन डर से नहीं, बल्कि रोमांच से। उसने देखा कि कैमरा स्क्रीन पर वो आकृति धुंधली थी, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप हो रहा हो। लीला ने कॉटेज के दरवाजे पर दस्तक दी। कोई है? मेरी मदद कीजिए, मेरा पैर मुड़ गया है। उसकी आवाज में ऐसी कशिश थी कि आदित्य का हाथ अनजाने में कुंडी की ओर बढ़ा। लेकिन तभी उसे अर्जुन की डायरी का वो आखिरी पन्ना याद आया, जो उसे कॉटेज की सफाई करते समय मिला था। उसमें लिखा था, उसकी आंखों में मत देखना, वहां स्वर्ग दिखता है, लेकिन पीछे नरक है। आदित्य ने दरवाजा नहीं खोला। उसने खिड़की से चिल्लाकर कहा, तुम्हारी असलियत मुझे पता है। तुम पाना के पेड़ की राख हो और मैं तुम्हें वहीं वापस भेज दूंगा। लीला की मधुर मुस्कान अचानक एक भयानक अट्टहास में बदल गई। उसकी आवाज अब एक नहीं, बल्कि हजारों औरतों की मिली जुली आवाज जैसी लग रही थी। तुम्हारे भाई का खून बहुत मीठा था आदित्य। क्या तुम नहीं चाहोगे कि मैं तुम्हें भी वही सुख दूं? अगले दिन आदित्य ने गांव के सबसे पुराने मंदिर के पुजारी एजू तचन से मुलाकात की। पुजारी ने उसे यक्षी का असली इतिहास बताया। सदियों पहले वो इस गांव की एक नर्तकी थी, जिसका नाम देवानंदिनी था। उसे एक सामंत ने धोखा दिया और उसे इसी पाना के पेड़ के नीचे जिंदा जला दिया गया था। मरते समय उसकी प्रतिशोध की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि उसने अपनी आत्मा को इस पेड़ से जोड़ लिया। वो तब तक शांत नहीं होगी जब तक वो हर उस पुरुष का वंश खत्म न कर दे जो उसके क्षेत्र में कदम रखेगा। आदित्य ने पूछा, उसे रोकने का तरीका क्या है? पुजारी ने एक पुरानी ताड़पत्र की पांडुलिपि निकाली। यक्षी को मारने का कोई तरीका नहीं है। उसे केवल कीला, एक पवित्र कील के माध्यम से पेड़ में वापस कैद किया जा सकता है।
लेकिन इसके लिए किसी को उसके इतना करीब जाना होगा कि वो उसकी गर्दन देख सके। उसकी गर्दन के पीछे एक छोटा सा छेद होता है जहां उसकी प्राण शक्ति बसती है। अगर वहां पंचधातु की कील ठोक दी जाए तो वो हमेशा के लिए पेड़ में समा जाएगी। आदित्य ने योजना बनाई। उसने अपने शरीर पर भस्म का लेप लगाया ताकि यक्षी उसकी गंध न पहचान सके। वो आधी रात को अकेले ही उस विशाल पाना के पेड़ की ओर चल पड़ा। उसके हाथ में पंचधातु की एक भारी कील और एक पत्थर का हथौड़ा था। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, हवा का रुख बदल गया। पेड़ की शाखाएं ऐसे हिलने लगीं जैसे वे हाथ हों जो उसे पकड़ना चाहते हों। अचानक पीछे से उसे अर्जुन की आवाज सुनाई दी। आदित्य, भागो यहां से, वो तुम्हें मार डालेगी। आदित्य मुड़ा। सामने उसका भाई अर्जुन खड़ा था। वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में था। भाई? आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। वो भूल गया कि वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। वो बस एक छोटा भाई था जो अपने बड़े भाई को वापस देख रहा था। जैसे ही वो अर्जुन को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, अर्जुन का चेहरा पिघलने लगा। उसकी चमड़ी गिर गई और नीचे से यक्षी का असली रूप बाहर आया। 7 फीट लंबी काली चमड़ी, बाहर निकले हुए फैंग्स और धधकते कोयले जैसी आंखें। यक्षी ने आदित्य को हवा में उठा लिया। उसके नाखूनों ने आदित्य के कंधों को चीर दिया। तुमने सोचा था कि तुम मुझे कैद करोगे? मैं इस जमीन की मलिका हूं। आदित्य दर्द से चिल्लाया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा स्प्रे निकाला जिसमें गंगा जल और मिर्ची का मिश्रण था और उसे यक्षी की आंखों पर छिड़क दिया। यक्षी चीखी और उसने आदित्य को नीचे गिरा दिया। यही मौका था। आदित्य फुर्ती से उठा और यक्षी की पीठ की ओर कूदा। यक्षी अंधेपन में इधर उधर हाथ मार रही थी। आदित्य ने देखा उसकी गर्दन के नीचे बालों के ढेर के पीछे एक चमकता हुआ काला छेद था। उसने पूरी ताकत से पंचधातु की कील उस छेद पर रखी। यक्षी को अपनी मौत का एहसास हुआ। उसने आदित्य को जोर से झटका दिया, जिससे आदित्य एक पत्थर से जा टकराया। उसका सिर फूट गया और खून बहने लगा। लेकिन गिरने से पहले आदित्य ने हथौड़े से कील पर एक जोरदार प्रहार किया। एक कान फाड़ देने वाली चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। यह आवाज इंसानी नहीं थी। पाना का पेड़ बीच से फट गया। जमीन कांपने लगी। यक्षी का शरीर धुएं में बदलने लगा और वो उस कील के खिंचाव से पेड़ के अंदर खिंचने लगी। नहीं, मैं वापस आऊंगी। जब तक इस धरती पर वासना है, मैं जीवित रहूंगी। यक्षी की आखिरी आवाज हवा में विलीन हो गई। जैसे ही अंतिम सिरा पेड़ के अंदर गया, पेड़ का वो हिस्सा वापस जुड़ गया और वो कील हमेशा के लिए उसके तने में धंस गई। अगली सुबह गांव वाले वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि पाना का पेड़ सूख कर काला पड़ चुका था। उसके पास आदित्य बेहोश पड़ा था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। उसने वो कर दिखाया था जो सदियों से कोई नहीं कर पाया था। आदित्य ठीक हो गया और उसने वो गांव छोड़ दिया। लेकिन जाने से पहले उसने नायर अंकल को एक बात कही। वो कैद है, मरी नहीं है। जिस दिन ये कील जंग खाकर गिर जाएगी या कोई मूर्ख इसे निकालने की कोशिश करेगा, वो फिर वापस आएगी। आज भी पालयूर गांव के उस रास्ते पर सन्नाटा रहता है। वो सूखा हुआ काला पेड़ आज भी वहीं खड़ा है। लोग कहते हैं कि अगर आप बहुत ध्यान से सुने तो आज भी उस सूखे पेड़ के अंदर से किसी के रोने और नाखूनों से लकड़ी कुरेदने की आवाज आती है। और चेतावनी आज भी वही है, रात 10 बजे के बाद अकेले मत निकलना, क्योंकि सुंदरता आज भी इंतजार कर रही। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगला कौन सा हॉरर कहानी सुनना पसंद करोगे कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।